बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मिन एंड वेलकम टू द पल्स। नाजरीन, देखते हैं सियासत के नए रंग एक साल बाद किस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन कुछ पेचीदगियां जो हैं अब वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं और मैं वाज़े इशारे कर रही हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्टांस की तरफ। उनका मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से इस तरह राब्ता करना और उसके साथ साथ लॉयर्स के इशू पे अभी तक अनडिसाइसिव रहना बड़ी हैरान कुन बात है। अगर वो इस टोटल इशू जो अब तक जिसकी वजह से ना वो सिर्फ वजारतों से गए बल्कि कोalition से गए और एक तरह का उन्होंने रिजिड स्टांस जो अपनाया हुआ था उसमें वाज़े डिवीजन नजर आ रही है। ये तो रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से बात। इस पे हम लंबी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सिर्फ बातों की हद तक है या वाकई स्टांस में चेंज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हम ये भी बताते जाएं कि पिछले 2 सालों की वायलेंस यानी कि फाटा और स्वात के इलाकों में होने वाली जो दहशतगर्दी है और एक्सट्रीमिज्म है उसका तमाम तर खमेजा जहां सिविलियंस भुगत रहे हैं, फौजी भुगत रहे हैं, बेगुनाह जाने जा रही हैं, वहां जो हैं जर्नलिस्ट भी महफूज नहीं। और ऐसे ही कुछ जर्नलिस्ट सहाफ़ी जो हैं उन्होंने शहादतें भी दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला काफिला हो और उसमें होने वाला बम धमाका जिसमें कि ARY के कैमरामैन आरिफ का हलाक होना हो, या फिर जियो के कल मूसा खेल को गोलियों से मार देना स्वात में और मट्टा में, इस तरह उसकी लाश को फेंक देना, ये तमाम ही सहाफ़ी ब्रादरान के लिए एक खतरे की अलामत है। लेकिन ये सिर्फ वायलेंस रिडन एरियाज में नहीं हो रहा। हैरानी की बात तो ये है कि लाहौर में एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी जो जनरल सेक्रेटरी हैं सैफमा के, उनकी गाड़ियों पर लाठियों से अटैक किया गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि वो हमेशा लेफ्ट के व्यूज रखते हैं, यानी कि मॉडरेट व्यूज रखते हैं, मेरी और आपकी जिंदगी के तर्ज के व्यूज रखते हैं। और वो बेशक जहां इस्लाम उनका मजहब है और तमाम ही शराइत को शरिया के वो मानते हैं, लेकिन उनका एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से अपना नजरिया है। उनको इस तरह गाड़ी पे हमला करना और इस तरह उनके साथ पेश आना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आप जानते हैं लाहौर हमेशा से एंटरटेनमेंट और थिएटर के हवाले से जाना गया है। लेकिन पिछले दिनों से जो बम धमाके हो रहे हैं वहां पर और जिस तरह सिनेमास को और थिएटर्स को और वहां के आर्टिस्ट्स को धमकियां दी जा रही हैं और CD शॉप्स बंद की जा रही हैं, ये कोई अब ठगी छुपी बात नहीं कि वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म का ये जो नशा है ये वहां से निकलकर सेटल्ड एरियाज तक आ रहा है। और सेक्युलर गवर्नमेंट्स जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है सेंटर में एक वाज़े पोजीशन रखती हो, उसको एक बहुत ही बड़े चैलेंज का सामना है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, डिपोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कल पेशावर में एक बड़ा ही भरपूर जो है तरीके से उनका वहां पर कन्वेंशन से बात करना, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह नजर आई कि पहली दफा समाए जमात इस्लामी और तहरीके इंसाफ के झंडों के और कोई झंडा नजर नहीं आया। उन्होंने ये कहा कि ट्रायल किया जाए अंडर आर्टिकल 6 उन लोगों का और उनको सजाए मौत दी जाए जिन्होंने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 6 में यह बात नुमाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले और वायलेट करने के बाद उसको यह शक्ल देना किसी भी कोर्ट के थ्रू कि वो एक जायज इकदाम था, उनके ऊपर भी यही सजा लगती है। तो PC और जजेस 2000 के ऑर्डिनेंस के तहत एक जज का हल्फ उठाना और फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, शायद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी डिपोज चीफ जस्टिस भी इस अहाते में आते हैं। दूसरी तरफ नबील गबोल साहब ने एक हैरान कुन बात की और उन्होंने कहा बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ तमाम तनाज़े रिजॉल्व कर लिए जाएंगे। एक नई खुशखबरी लाहौर डिक्लेरेशन की शक्ल में आपके सामने आएगी। लेकिन दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ना सिर्फ मैं ये कहूंगी पोजीशनिंग बल्कि उनकी चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स और अनअपोज्ड इलेक्ट सेनेटर्स का आना इस बात को वाजे कर देता है कि सदर जरदारी साहब की पॉलिटिकल चालें अब तक बहुत ज्यादा कामयाब हो रही हैं। ये अलग बात है कि बार में पेशावर में उनके खिलाफ गो जरदारी गो के नारे लगे और यह कहा गया कि मुशर्रफ की आमरीयत ट्रांसफर होकर जरदारी साहब तक पहुंच गई है। बल्कि हामिद जो एक बहुत ही सीनियर लॉयर और बड़े वोकल लॉयर हैं इस मूवमेंट के, उन्होंने तो यहां तक कहा कि पीपल्स पार्टी भी नवाज लीग की तरह 2 शुबों में यानी कि 2 धड़ों में
अब डिवाइड हो चुकी है, वो जो कि जरदारी साहब के साथ है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिस्ट बकौल उनके, और वो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और भुट्टो लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, यानी कि एतजाज एहसन जैसे लोग, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि नवाज लीग में भी दो ग्रुप उभरते नजर आ रहे हैं, वो जिनके अंदर एक हॉकिश एलिमेंट है और जिन्होंने कल वाज़े तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने, कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों से राब्ता करना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो इंटेलेक्ट्स हैं और सीनियर मेंबर्स हैं उनको पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं एक प्रोग्रेसिव मॉडरेट चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं। एक साल में 4 दौरे बलूचिस्तान के, उनके लिए एड और फिर पंजाब में बदलती हुई सूरत हाल पर काबू। इसी तरह एक बड़ा इक़दाम सिंध में आना और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर के साथ वक्त गुजारना, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन को सलाम भेजना। तो क्या हम ये समझें कि नवाज शरीफ के वक्त पूरा और शहबाज शरीफ का वक्त शुरू हो चुका है? आइए मिलवाती हूं 3 डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से जो हमारे साथ मौजूद हैं। कुल मोहम्मद लाट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेनेटर इलेक्ट अनअपोज सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वेरी वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी, एमपीए रह चुके हैं सालों साल से, एक लंबी तहरीक और एक लंबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगी मेंबर, फ्रॉम भुट्टो टू बेनजीर टू प्रेजेंट जरदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का गुल, थैंक यू। एंड सबसे पहले आपको मुबारक हो अनअपोज्ड इलेक्ट होने पे। आई थिंक पीपल्स पार्टी की बहुत ही अच्छी और वाइज चॉइस। आई थिंक सो, लुकिंग एट योर ग्राफ और आपकी लॉयल्टीज और आपका करियर पाथ देखते हुए तो यही नजर आता है बिल्कुल। शेख सलाउद्दीन साहब, आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, आपके सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आए हैं पूरे पाकिस्तान में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आप पहली दफ़ा नेशनल असेंबली में गए मुत्तहिदा की सीट पर। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। हमारे साथ मलिक नईम अवान साहब तशरीफ़ रखते हैं, आप मेंबर हैं आप मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, एक बड़े ही मैं ये कहूँगी कि लंबी और स्ट्रगल से गुजरते रहे, और उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ नहीं छोड़ा। एंड नॉट ओनली हैज़ ही अपीयर्ड एज द वॉइस ऑफ द लीडर्स बट द वॉइस ऑफ द पीपल एज वेल, बिकॉज इनका ताल्लुक ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है। नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। कुल बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने रेज किए अपने ओपनिंग कलमात पर, जहां एक तरफ स्वात में हम देखते हैं कि निगोसिएशंस चल रही हैं, दूसरी तरफ सेनेट की सीट्स पर पंजाब में ये देखा जा रहा था या सुनने में ये आ रहा था सियासतदानों से और तज्जिया निगारों से कि मैदान लगेगा और बड़ा हॉर्स ट्रेडिंग होगी और खेल तमाशा होगा। वहाँ जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी पोस्चरिंग की और दीगर पार्टियों ने भी अपनी पोस्चरिंग की और अनअपोज्ड सेनेटर्स का इस तरह इलेक्ट होना, सिंध में तो क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है, एक ऑब्वियसली आपको अपर हैंड था। पंजाब आपके लिए बड़ी एक फाइटिंग फील्ड होनी चाहिए थी, बड़ा स्वीप किया आपने। देखें, सिंध भी आसान नहीं था। पहले मैं सिंध की बात करूंगा। सिंध में छोटे छोटे काफ़ी ग्रुप थे। अच्छा। उन सब ग्रुप्स को, और उनमें से कुछ ग्रुप ऐसे थे जो इलेक्शन में हमारे अगेंस्ट भी थे, उन सबको एक साथ लेके चलना, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और 11 के 11 कैंडिडेट्स को मुत्तफ़िक करना वाज नॉट अ ईजी थिंग। मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी के को चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, एज़ यू सेड इनिशियली, कि ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने जिस तरह प्रेसिडेंट इलेक्शन में 99.6% वोट लिए, और इस दफ़ा भी इलेक्शन जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें माशाल्लाह उन्होंने स्वीप किया। और आप देख लिया आपने कि पाकिस्तान में पहली बार एक हिस्ट्री बनी, एंड आई थिंक पंजाब हैज़ फॉलोड सिंध, कि पहली बार ये इस तरह हुआ कि एक हिस्ट्री बनी। और सिंध में जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर जरदारी पंजाब गए थे। लाहौर में अगर आपको याद हो तो एक हफ़्ता पहले वो गवर्नमेंट से मिले भी थे, और उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट भी दी थी कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अनअपोज बग़ैर मुकाबले के सेनेटर्स का इलेक्शन हुआ जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी एंड काफ की जो मेंबर्स थे उनके लिहाज से उनको सीटें मिली, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि शायद ये चीज़ सरहद में भी हो जाए। अच्छा, दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। मुझे ये बताइएगा गुल कि जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अब लॉयर्स की जो मूवमेंट है
उस में जो वाज़े दरारें नज़र आ रही हैं हमें पड़ती हुई, और कल एक अहम मुलाकात है उनके तमाम मेंबरान की मियां नवाज शरीफ साहब से। लेकिन आपके एक मेंबर नेशनल असेंबली का मंडी भाउदीन में एक जलसे से खिताब करते हुए ये कहना कि एक नई डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन होने वाली है, तो क्या हम इससे ये समझें कि अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी लॉयर्स के इस इशू से हाथ खींच लेंगे? देखें, मैं समझता हूं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे नवाज लीग ने पीपल्स पार्टी से अपना इलाक़ तोड़ा था, इट वाज टू अर्ली। मेरे ख्याल में वो डिसीशन उनको सूट करता होगा उस वक्त, लेकिन नाउ प्रॉब्ली दे हैव रियलाइज कि दैट डिसीशन वाज मेड इन हेस्ट और उनको फेडरल गवर्नमेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। हमारी गवर्नमेंट ने 90% से ज़्यादा लॉयर्स को ऑलरेडी वापस ले आए। आपके 2 या 3 जजेस हैं जो इस मामले में नहीं आए हैं। अब वो उसमें बार बार हवाला देते हैं हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। अल्दो इन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इट वाज क्लियरली मेंशन्ड कि हूएवर हैज़ टेकन ओथ ऑन पीसीओ दोज जजेस दे विल नॉट स्टे। अगर हमें उस चीज़ को लेना है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, तो मेरे हिसाब से उस पर तो फिर कोई भी, जितने भी हमारे इस वक्त जजेस बैठे हुए हैं सब हटाने पड़ेंगे, सब हटाने पड़ेंगे। जहाँ तक हमारे चीफ जस्टिस का ताल्लुक है, मुझे उनके कौन साथ से वाले का? जो एक्स चीफ जस्टिस में बात कर रहा हूँ, अच्छा। हमारे जो चौधरी साहब हैं, उनको जहाँ तक हटाने का ताल्लुक है, जनरल मुशर्रफ हैज़ टेकन एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेप जो उन्होंने उनको 6 नवंबर को वहाँ से हटाया। लेकिन सवाल यह है कि अब उसके बाद जो कुछ हुआ है उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी पॉलिटिसाइज हो गए। एक चीफ जस्टिस को इतने सारे जलसे करना, जुलूस निकालना, फिर मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को अपने साथ लेके चलना, और अब आप खुद कह रही हैं कि पेशावर के जलसे में एक्सेप्ट जमायत इस्लामी एंड तहरीक इंसाफ